नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या किसी व्यक्ति की उत्पत्ति अग्नि से हो सकती है? जैसे चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो अलग अलग मत हैं कि चौहान सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं या फिर ब्राह्मण वंशी हैं या विदेशी बताया गया है या भगवान इंद्र का वंशज बताया गया है, उसी में से एक मत यह है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। तो सवाल यह है कि क्या अग्नि से किसी व्यक्ति की उत्पत्ति हो सकती है? जब ऊपरी परत को केवल देखते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो इसका सरल सा जवाब तो यह है कि अग्नि के माध्यम से किसी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो फिर हमारे सोर्सेज में ऐसा क्यों लिखा गया है कि अग्नि के माध्यम से उनकी उत्पत्ति हुई है? तो इस वीडियो में चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो अलग अलग मत हैं उन सब पर बहुत डिटेल से आपके साथ में बात करूंगा। यह हमारा अजमेर चौहान रियासत का पहला वीडियो है और भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर राजस्थान हिस्ट्री का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक इमेज आपको दिख रही है जिसमें कुछ ऋषि बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि। आबू पर्वत का यह दृश्य है और वहां पर एक यज्ञ किया जा रहा है और उस यज्ञ के माध्यम से 4 क्षत्रिय जातियों की उत्पत्ति हुई। मतलब चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में जो पहला मत है कि चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न किया गया, उस पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। ऋषि वशिष्ठ, जगह कौन सी? आबू। यज्ञ किया जा रहा है और यज्ञ के माध्यम से 4 क्षत्रिय जातियों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले प्रतिहार, ध्यान रखना इनका क्रम, इसी क्रम में पूछा जाएगा। प्रतिहार के बाद परमार, फिर चालुक्य और फिर सबसे लास्ट में चौहान। क्यों? क्या आवश्यकता थी ऋषि वशिष्ठ को आबू पर्वत पर यह यज्ञ करने की और क्षत्रियों की उत्पत्ति करने की? जैन और बुद्धिज्म के प्रभाव में ज्यादातर जो क्षत्रिय जातियां थी उन्होंने हथियारों को छोड़ दिया था, व्यापार करने लग गए थे। अब जो आक्रांता थे, जो मलेच्छ थे, वो तो लगातार अटैक करते जा रहे हैं। उन मलेच्छों को रोकने के लिए, वापस खदेड़ने के लिए एक व्यापारी तो युद्ध नहीं कर सकता, व्यापारी को शस्त्र तो उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए वापस क्षत्रियों की आवश्यकता हुई कि क्षत्रियों के माध्यम से इन मलेच्छों को खदेड़ा जा सके। लेकिन फिर वही ये सवाल कि अग्नि से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है, मैं बहुत डिटेल से बात करूंगा। पहले एक बार ये जो कॉन्सेप्ट है किन सोर्सेज में ऐसा बताया गया है, ये सोर्स ध्यान रखना। एक तो पृथ्वीराज रासो, अजमेर के चौहान शासक हुए थे, प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड। उनके दरबारियों में से एक दरबारी थे पृथ्वी भट्ट, जिनको हम चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। और भी उनके जो दरबारी थे जैसे जयानक, इसके अलावा आशाधर, इसके अलावा विद्यापति गौड़, इसके अलावा वागीश्वर जनार्दन, ये कुछ दरबारी थे। उनमें से एक पृथ्वी भट्ट थे या चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा और पृथ्वीराज रासो में इस अग्निकुंड के सिद्धांत को दिया गया है। फिर इसी का समर्थन किया मुनोत नैणसी ने, जो जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, औरंगजेब के समकालीन उनके दरबारी थे मुनोत नैणसी। उन्होंने कहा हां, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और इसके अलावा बूंदी के जो शासक थे महाराव राम सिंह प्रथम, 1857 की क्रांति के समय उनके दरबारी थे सूर्यमल मिश्र, जिनके द्वारा वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, छंदमयूख, बलवंत विलास, सती रासो, ये कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। इन सूर्यमल मिश्र ने भी ये कहा कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्नि से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? चौहान रियासत के संबंध में मैं पहले वैसे वीडियोस बना चुका और उसमें मैंने ये बताया, उस वीडियो में जो पहले मैं अपलोड कर चुका था उसमें ये बताया था कि सीधा सा ये बताया था कि अग्नि से किसी व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप लगातार अध्ययन करते जाते हैं तो आप में बहुत चेंजेस आने लगते हैं।
क्योंकि जितना ज्यादा आप डेप्थ से उतरते हैं उतनी जानकारी आपको मिलती जाती है और आपको फिर यह पता लगता है कि हमारे जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज में ज्यादातर बातों को सांकेतिक रूप से लिखा गया है, सिंबॉलिक रूप में। ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया, अग्नि से उत्पत्ति की जो बात है, ये भी सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। शायद हो सकता है आप मेरी बात को नहीं समझ रहे होंगे, मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं और उसके बाद फिर इस विषय पर मैं वापस आता हूं ताकि इस चीज को आप अच्छे से समझ सकें कि अच्छा, अग्निकुंड से उत्पन्न होने का मतलब ये है। सुनना बात को। आप नागौर में जाइए, राजस्थान का एक जिला है नागौर। वहां नागौर में एक जगह आती है डेगाना, वहां का उपखंड है नागौर, मुंडवा, डेगाना, डेह, मेड़ता, रियाबड़ी, जायल, गोटन, खींवसर, ये सब नागौर में है। बाकी का जो नागौर का हिस्सा था वो तोड़ के अलग कर दिया, जिसमें डीडवाना, कुचामन, अब एक नया जिला बना दिया, जिसमें आपके लाडनू, अगर मैं बताऊं मैप से तो थोड़ा सा और आपको और डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि ये जो नागौर वाला हिस्सा है पहले पूरा नागौर था, लेकिन अब इसको बीच में से तोड़ दिया। ये नागौर जिला अलग हो गया और डीडवाना, कुचामन अलग हो गया। तो नागौर के तो मैंने आपको बताए कौन कौन से उपखंड या तहसील हैं, उसमें से एक डेगाना आता है। वहीं डेगाना पर वो जो मैंने जगह दिखाई आपको वहां पर है। इसी को तोड़कर ये डीडवाना जो कुचामन बनाया, इसमें आपका लाडनू, डीडवाना, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन, इसके अलावा मोलासर, छोटी खाटू, ये कुछ क्षेत्र है, ये इसमें है। तो यहां नागौर पे ध्यान देना, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इधर ध्यान दो। वहां नागौर के डेगाना में ये एक मंदिर बना हुआ है, एक पहाड़ी पर, जाना जी की पहाड़ी पर, और इस मंदिर को जाना जी का मंदिर कहा जाता है। ऐसी मान्यता भी है, यहां कोई कुंड बना हुआ है, मैंने देखा नहीं, केवल अध्ययन किया है कि किसी को चर्म रोग वगैरह है, शरीर की कोई बीमारी है, तो वो उस कुंड में स्नान करने से ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाभारत काल में जो अभिमन्यु थे, अभिमन्यु की शादी हुई थी मत्स्य प्रदेश की जो राजकुमारी थी उत्तरा। महाभारत अगर आपने देखी होगी तो पता होगा। अभिमन्यु और उत्तरा के जो बेटे थे परीक्षित, परीक्षित के जो बेटे थे जन्मेजय। परीक्षित के संबंध में यह लिखा हुआ है कि परीक्षित की डेथ कैसे हुई, मृत्यु कैसे हुई। यह लिखा हुआ है कि साहब कोई तक्षक नामक नाग था और तक्षक नामक नाग ने परीक्षित को डस लिया, उसके कारण परीक्षित जो है वो मारे गए। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने यहां पर इस पहाड़ी पर एक यज्ञ किया और इन जन्मेजय के नाम से ही इस पहाड़ी को जाना जी की पहाड़ी के नाम से जाना गया। और ये जो मंदिर है ये इन्हीं जन्मेजय का है, जिनको जाना जी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को इनके संबंध में यह बताया गया कि जाना जी ने यहां पर एक यज्ञ किया और फिर उसके बाद जो नाग थे उन नागों को जला दिया। अब कोई व्यक्ति अगर केवल ऊपरी परत को पढ़े तो उसको यह लगे कि कोई रास्ते में जा रहे होंगे परीक्षित और किसी सांप ने डस लिया होगा, और फिर सांपों को मारने की क्या आवश्यकता थी, किसी नाग को क्या पता। फिर वही बात, हमारे जो सोर्सेज हैं उनमें बातों को सांकेतिक रूप से लिखा गया है, सिंबॉलिक तरीके से। यहां इसका अर्थ यह है कि नागवंशीय कोई शासक यहां पर रहे और उस नागवंशीय शासकों में जो राजा थे उनका नाम था तक्षक। तक्षक नामक नागवंशीय उस राजा ने परीक्षित को मार दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए जाना जी ने यहां पर यज्ञ किया और उसके बाद जो नागवंशीय जो योद्धा थे, जो व्यक्ति थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसका अर्थ यह है, जो कि सिंबॉलिक रूप से यह बताया गया है, कि तक्षक नाग ने डसा और जाना जी ने यज्ञ करने के बाद नागों को जला दिया। उसका मतलब यह है। तो फिर वापस आए अब वहां पर कि ये जो अग्नि से उत्पत्ति की बात है, फिर यह भी इसका मतलब सिंबॉलिक है। हाँ, बिल्कुल सिंबॉलिक है। तो फिर इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था, जैन और बौद्ध धर्म का। उसके कारण जो क्षत्रिय थे उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन लगातार जब मलेच्छ और ये जो बाहर के जो आक्रांता हैं जब लगातार अटैक करते जा रहे थे, तो ऐसे में आवश्यकता महसूस हुई कि हे क्षत्रियों, तुम अपने हथियारों को वापस से धारण कर लो, क्योंकि इन आक्रांताओं को बाहर खदेड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में या तो यह हो सकता है कि
प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान नामक कोई 4 व्यक्ति रहे होंगे। उनको अग्नि देवता के सामने, अग्नि को हम देव मानते हैं और कभी हवन या यज्ञ करते हैं तो वहां पर आपने ऐसे देखा होगा कि अग्नि देव के माध्यम से किसी फला देवता को जो भी सामान अर्पित करना होता है, वस्तु अर्पित करनी होती है, तो अग्नि के माध्यम से अर्पित किया जाता है कि हम अग्नि देवता के माध्यम से, हे देवता आपके माध्यम से उन देवता को ये सामान अर्पित कर रहे हैं। तो अग्नि देवता के सामने इनको दीक्षित किया गया कि आप लोग वापस से इन शस्त्रों को धारण कर लो। इसका अर्थ ये है। तो इसीलिए कहा गया कि अग्निकुंड का सिद्धांत है, अग्नि से उत्पत्ति होने का मतलब अग्निदेव के सामने साक्षी रखते हुए, अग्नि देवता को साक्षी मानकर, और फिर इनको दीक्षित किया गया। अब उसमें या तो यह हो सकता है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ये कोई 4 व्यक्ति रहे होंगे या कोई 4 अलग अलग जातियां रही होंगी और फिर उनको शस्त्र दिए गए होंगे कि अब आप इन शस्त्रों को धारण करो और इन आक्रांताओं को बाहर खदेड़ दो। इसका अर्थ है। इसके अलावा सूर्यवंशी बताया गया है। सूर्यवंशी के संबंध में कुछ सोर्सेज हैं, मतलब भगवान सूर्य के जो वंशज थे उनमें इक्ष्वाकु, रघु हुए, भगवान राम हुए, राम के पुत्र कुश और कुश के वंशज चौहान। कौन कौन से सोर्सेज हैं ध्यान देना। अजमेर के चौहानों में एक शासक हुए थे विग्रहराज चौहान फोर्थ, जिनको बीसल देव के नाम से जानते हैं, कवि बांधव के नाम से भी इनको जानते हैं। एक तो इनके टाइम का अभिलेख है वो ऐसा बताता है, मैं भी डिटेल से बात करूंगा आपके साथ। इसके अलावा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो भी ये कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी है। इसके अतिरिक्त कुछ सोर्सेज और हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय, जो जयानक के द्वारा लिखा गया है। जो प्रसिद्ध अजमेर के चौहान शासक हुए हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उनके दरबारी थे पृथ्वीराज जयानक, उन जयानक ने लिखा पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा है। इसके अलावा कानड़ दे प्रबंध जो पद्मनाभ ने लिखा है। और हमीर रासो, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य सोर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे सोर्स ये कहते हैं पृथ्वीराज विजय या हमीर महाकाव्य या कानड़ दे प्रबंध या हमीर रासो या गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर जो अजमेर के चौहान शासक रहे विग्रहराज चौहान फोर्थ, उनके टाइम के जो अभिलेख हैं वो कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी। इन सारे सोर्सेज में से इनके सोर्स पर बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अजमेर में है, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर अटैक किया था, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने यहां पर अपना एक प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां जो पहले स्ट्रक्चर बना हुआ था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, ये पहले क्या था? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, जिसके संबंध में जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय यहां पर 85 सब्जेक्ट्स का अध्ययन होता था। कितने? 85 सब्जेक्ट्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर उसके स्थान पर इस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया। इसके नामकरण के पीछे 2 लॉजिक बताए जाते हैं। एक तो यह कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया, जबकि वास्तविकता यह है कि यहां पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, 2.5 दिन का मेला लगता है, उसके कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसमें? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि विग्रहराज चौहान फोर्थ का जो एक अभिलेख था वो पहले यहां पर सरस्वती कंठाभरण पाठशाला में लगा हुआ था। वर्तमान में अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप अजमेर जाइए। अजमेर का एक म्यूजियम है जिसको राजपुताना म्यूजियम कहा जाता है। ये एक किला है, फोर्ट है, जो 1570 में मुगल शासक अकबर ने बनाया था, जिसको मैगजीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और 3 अप्रैल 1576 को जब अकबर ने मानसिंह और आसफ खां को सेना का नेतृत्व देकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध में, जो 21 जून को हुआ था, तो वो यहीं से रवाना किया था अकबर ने। ये जगह वर्तमान में राजपुताना म्यूजियम के नाम से जानी जाती है। यहां पर विग्रहराज चौहान फोर्थ का वो अभिलेख यहां रखा हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी।
चार बातें बताई गई हैं उस अभिलेख में। क्या चार बातें? कि चौहानों के कोई जो मूल पुरुष थे वो चाहमान नामक कोई व्यक्ति थे, चाहमान से चौहान हुआ, एक तो ये लिखा हुआ है। फिर ये लिखा हुआ है कि चाहमान जो है ये मालव जाति के क्षत्रिय थे। क्षत्रियों की अलग अलग जातियां हैं, तो बोले चाहमान की जो जाति थी वो क्षत्रिय थे और मालव जाति के क्षत्रिय थे। जैसे हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं, इधर इधर देखो, पंजाब में भी एक क्षेत्र है मालव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टोंक के आसपास का राजस्थान में मालव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला ये जो क्षेत्र है ये भी मालव के नाम से जाना जाता है। तो इसका कारण क्या रहा होगा? कारण इसका यह हो सकता है कि जो मालव क्षत्रिय थे उनका इन क्षेत्रों तक विस्तार रहा होगा और उनके कारण इस क्षेत्र को मालव कहा गया होगा। एक, हालांकि इस क्षेत्र के संबंध में यह भी कहा जाता है कि साहब माल का जो अर्थ होता है वो होता है पठार। प्लेटू जो होता है ना, प्लेटू, उसको माल कहा जाता है और ये पठारी क्षेत्र है, इसके कारण इसको मालव कहा गया। लेकिन फिर ये भी तो मालव है, ये भी मालव है। तो मालव जाति का यहां विस्तार होने के कारण या यहां पर शासन करने के कारण इसको मालव कहा गया। तो ये जो मालव वाला है, जो विग्रहराज चौहान फोर्थ ने बताया कि साहब हमारे जो मूल पुरुष थे वो मालव नाम चाहमान नामक कोई व्यक्ति थे जो मालव क्षत्रिय से थे और इक्ष्वाकु, भगवान सूर्य के वंशजों में जो इक्ष्वाकु थे उनके वंश से रिलेटेड, और इन्हीं के वंश में आगे चलकर जो भगवान राम हुए, राम के जो पुत्र हुए कुश, उन कुश के वंशजों से हम लोग निकले, मतलब हम लोग कुश के वंशज हैं। ऐसा विग्रहराज चौहान फोर्थ के ये सोर्स कहते हैं। इधर अगर आप आगे और बात करो थोड़ा सा और डिटेल से, ये जो पृथ्वीराज विजय है जो जयानक के द्वारा लिखा गया है, इसमें भी कुछ बातें बताई गई हैं। जयानक जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी थे, पुष्कर जिला अजमेर में, वहां पर बैठकर उन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा। उसमें कुछ बातें लिखी हैं इंपॉर्टेंट कि साहब एक तो चौहान जो है वो सूर्यवंशी, और ये जो विग्रहराज चौहान फोर्थ हैं इनको ये बताया गया है कि ये कवि बांधव है। कवि बांधव का मतलब कवियों को बांध कर रखने वाले। बांधने का मतलब ये नहीं कि रस्सियों से, जेवड़ी से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया। बांधने का मतलब आश्रय देने वाले, उनको संरक्षण देने वाले। तो इसीलिए विग्रहराज चौहान को कवि बांधव कहा गया है इसमें। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया आगे इसमें कि इसी वंश में एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। पृथ्वीराज चौहान के नाम से 3 शासक हुए, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अजमेर जिन्होंने बसाया था 1113 ईस्वी में, अजयराज चौहान, उनके पिताजी थे पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 700 चालुक्यों को पुष्कर झील के किनारे मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि वो यहां लूटने के लिए आए थे, इसीलिए 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा गया। जयानक ने अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में ऐसा लिखा है। और इसके अलावा एक और शासक होंगे इसी वंश के, गोविंदराज थर्ड। गोविंदराज थर्ड, उनके बारे में भी जयानक ने यह लिखा अपनी किताब पृथ्वीराज विजय में कि गजनी की तरफ से जो आने वाले शासक थे, जो आक्रांता थे, गोविंदराज थर्ड ने उनको वापस खदेड़ दिया था। इसलिए उनको एक उपाधि दी गई है, ये वेरी घट, सॉरी ये गजनी वाला अलग है, वेरी घट का मतलब शत्रुओं का संहार करने वाले। ये ऐसे समझना आप कि गोविंदराज थर्ड के संबंध में जयानक ने कहा है कि ये शत्रुओं का संहार करने वाले थे और इनको कहा गया वेरी घट। क्लियर? अब इधर आओ वापस। सूर्यवंशी हो गया भाई, पहला तो हो गया अग्निकुंड का सिद्धांत, दूसरा हो गया सूर्यवंशी कि चौहान जो है ये सूर्यवंशी हैं। तो ये कौन कौन से सोर्स बताते हैं। फिर चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी। चंद्र देवता, इनके वंशज चंद्रवंशी। कौन कौन से सोर्स ऐसा बताते हैं? एक तो हासी अभिलेख 1167 ईस्वी का, अजमेर के चौहानों में एक शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान सेकंड। हासी के क्षेत्र पर उनका अधिकार था, हरियाणा में आता है हासी। और पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने अपने मामा किलहण को वहां का प्रशासक बना रखा था, वहां पर कुछ महल वगैरह भी बनवाए थे। वहीं पर पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने एक अभिलेख लगवाया था जिसको हासी अभिलेख कहा जाता है। उस हासी अभिलेख में जानकारी मिलती है कि हम, मतलब अजमेर के जो चौहान हैं वो चंद्रवंशी हैं।
और इसके अलावा जब आप सिरोही में जाएंगे तो वहां आबू में भी एक अभिलेख लगा हुआ है, अचलेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, तो अचलेश्वर मंदिर का एक अभिलेख है, उसमें भी चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। अगर इन बातों को मैं रिपीट करूं अभी तक जो हमने देखा कि अग्निकुंड का सिद्धांत कौन कौन बताता है, पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण और मुनोतनैन सिंह। सूर्यवंशी विग्रहराज चौहान फोर्थ के अभिलेख, इसके अलावा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इसके अलावा हमीर महाकाव्य, इसके अलावा पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा लिखा गया, इसके अलावा हमीर रासो और इसके अलावा कानड़दे प्रबंध। चंद्रवंशी कौन सा बताता है, अचलेश्वर मंदिर का एक अभिलेख और इसके अलावा हासी का अभिलेख, ये चंद्रवंशी बताते हैं। फिर कुछ और सोर्सेज निकल कर आए। एक सोर्सेज ये बताया कि साहब चौहान जो है ये ब्राह्मण वंशी है। अब ऐसा कौन कहता है, चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया। एक तो ये बिजोलिया का अभिलेख, बिजोलिया वर्तमान राजस्थान के भीलवाड़ा में आता है और यहां पर एक अभिलेख लगा हुआ है 1170 ईस्वी का। एक मंदिर आप जाएंगे तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। एक दिगंबर जैन मुनि थे लोलाक, उनके द्वारा यहां मंदिर निर्माण और कुंड का निर्माण कराया गया था। उस दौरान यह बिजोलिया का अभिलेख लगाया गया था। इस समय 1170 के टाइम अजमेर के जो चौहान शासक थे वो सोमेश्वर चौहान थे। जो पृथ्वीराज चौहान हुए ना, प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान, उनके पिता थे सोमेश्वर चौहान, उनके टाइम का यह अभिलेख है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। विप्र का मतलब ब्राह्मण, और कौन से ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय, मतलब इस बिजोलिया के अभिलेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। हालांकि इसमें एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो शासक हैं वो कई बार अपने पुरोहित का गोत्र भी धारण कर लिया करते थे, तो इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि यहां जो वत्स गोत्र बताया तो चौहानों के जो पुरोहित रहे थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, तो चौहानों ने शायद उनका गोत्र धारण कर लिया हो, यह भी हो सकता है। इसी बिजोलिया के अभिलेख के आधार पर जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया है। इसके अतिरिक्त ये एक सोर्स है कायम खां रासो, जो न्यामत खां के द्वारा लिखा गया है। न्यामत खां जी अपनी कविता लिखा करते थे जान कवि के नाम से। दरअसल ये पहले चौहान थे। गोगाजी चौहान जो हैं, जिनको हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं, ददरेवा में एक तो उनका मंदिर है और एक गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में उनका मंदिर है। तो गोगाजी चौहान के एक वंशज थे कायम सिंह चौहान, कायम सिंह, उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और वो हो गए कायम खां, और उनके जो वंशज है वो कहलाए कायम खानी मुस्लिम। उन्हीं के वंशजों में एक हुए न्यामत खां, जिन्होंने कहा कि साहब चौहान जो हैं, जो गोगाजी चौहान के वंशज हैं, वो ब्राह्मण वंशी हैं। इसमें ऐसा बताया गया। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा हुए। मेन जो सोर्स है इसमें, मेन सोर्स ये ध्यान रखने वाला है, ये बिजोलिया का जो अभिलेख है। हालांकि बिजोलिया का अभिलेख केवल इतनी बात नहीं करता, इसके लिए मैंने एक स्लाइड और बनाई है। बिजोलिया के अभिलेख में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, बहुत सारी, और उससे रिलेटेड ये पूरी एक अलग से मैंने ये जो स्लाइड है इसको प्रिपेयर किया है। क्या क्या बताता है थोड़ा सा अगर इस पर बात करें, एक बार एक रफली मैं बात कर लेता हूं, बाकी तो फिर दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा। आप एप्लीकेशन पे जाना और वहां पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये बताता है बिजोलिया का अभिलेख कि विग्रहराज चौहान फोर्थ, इन्होंने दिल्ली को जीत लिया था, दिल्ली पर इनका अधिकार हो गया था। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज चौहान थर्ड के जो पिता थे सोमेश्वर चौहान, इन्होंने मंदिर के लिए एक गांव दान किया था। गांव जो दान किए जाते थे मंदिर के लिए, कोई जमीन जो दान की जाती थी, उसको डोहड़ी कहा जाता था, डोहड़ी। तो ये बताया गया है कि साहब ये जो सोमेश्वर चौहान है, इन्होंने मंदिर के लिए डोहड़ी दिया, मतलब जमीन दान की थी, और रेवड़ा नामक गांव था वो इन्होंने दान किया था। इसके अतिरिक्त ये बताया गया कि इनकी जो उपाधि है वो प्रताप लंकेश्वर है, प्रताप लंकेश्वर, ये इनकी उपाधि बताई हुई है। इसके अतिरिक्त और भी देखो बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासनिक विभाजन बताया हुआ है, जैसे देश, पतन, पुर, पल्ली, ग्राम। जैसे आज हम देखते हैं ना कि सब तहसील हो, उप तहसील हो गई, तहसील हो गया, फिर उपखंड हो गया,
फिर आपका जिला हो गया, संभाग हो गया, राज्य हो गया, देश हो गया। तो ये क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो ऐसे ही इसमें प्रशासनिक इकाइयां भी बताई गई हैं और अधिकारियों के नाम भी बताए गए हैं। इसको मैं अगले वीडियो में देखूंगा, इसमें नहीं, क्योंकि अभी इस वीडियो के लिए हमारा ये विषय है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। अगले आप आओ। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट हुए, सारे अलग अलग सोर्स निकल के आए कि किसी ने कहा कि बोले सूर्यवंशी हैं, किसी ने कहा नहीं चंद्रवंशी हैं, किसी ने कहा नहीं ब्राह्मणवंशी हैं, तो फिर कर्नल जेम्स टोड भी पीछे क्यों रहते? टोड बाबा भी निकल कर आए और कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भैया चौहान जो हैं वो ना तो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ना सूर्यवंशी है, ना चंद्रवंशी है, ना ब्राह्मणवंशी है। बोले फिर क्या है? बोले चौहान जो है ये इन्होंने विदेशी बता दिया, कर्नल जेम्स टोड ने। बोले विदेशी हैं तो कहां से आए? बोले मध्य एशिया की जो युद्ध लड़ने वाली जातियां थी, शक, सीथियन, चौहान उनसे संबंधित है। कुछ लोग और निकल के आए, विलियम क्रुक और डॉक्टर स्मिथ। उन्होंने कहा बोले हाँ टोड बाबा ठीक कह रहे हैं। टोड से पूछा किसी ने, बोले आप जो इनको विदेशी बता रहे हो तो कुछ तर्क हैं आपके पास में? बोले हाँ। आप लोग सूर्य पूजा करते हो क्या? बोले हाँ करते हैं। बोले वो जो मैं जातियां आपको बता रहा हूं मध्य एशिया की, वो भी सूर्य पूजा करते हैं। बोले आप लोग अश्व की पूजा करते हो क्या, घोड़े की पूजा? बोले हाँ। बोले वो भी करते हैं। अच्छा आप लोग शस्त्र की पूजा करते हो क्या, हथियारों की? बोले हाँ। बोले वो भी करते हैं। बोले आपके सती प्रथा है क्या? बोले हाँ। बोले उनके भी सती प्रथा। बोले यज्ञ वगैरह करते हो क्या? बोले हाँ। बोले वो भी यज्ञ करते हैं। अच्छा मदिरापान करते हो क्या, मद्यपान? बोले हाँ। बोले वो भी मद्यपान करते हैं। तो ये सारे तर्क दिए कर्नल जेम्स टोड ने और इसके आधार पर ये कहा कि साहब चौहान जो है ये विदेशी हैं। फिर हमारे ओझा जी निकल कर आए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने कहा बोले भैया ये जो सारी समानता है, समानता का मतलब ये नहीं कि चौहानों की उत्पत्ति वहां से हुई है, ये वहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार यहां तक हुआ। इसका अर्थ यह है चौहान विदेशी नहीं है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल जेम्स टोड की इस बात का खंडन कर दिया। फिर एक अभिलेख हमको और मिलता है, ये शेवाड़ी का एक अभिलेख है रायपाल का। कहां पर? शेवाड़ी। वो ये कहता है कि चौहान भगवान इंद्र के वंशज है। इंद्र देवता है ना, बारिश के देवता, तो भगवान इंद्र का वंशज बताया गया है। तो उम्मीद है इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका कि चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग जो सोर्स हैं, भले ही अग्निकुंड का कॉन्सेप्ट है, अब ये क्लियर हुआ होगा। जैसे एक पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा था, उसमें मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जैसा मुझे लगता था कि अग्नि से किसी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, लेकिन वही बात जब आप और ज्यादा अध्ययन करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये बातें सिंबॉलिक है। अग्नि से उत्पत्ति होने का मतलब ये नहीं कि किसी को अग्नि से उत्पन्न किया गया होगा। अग्नि देवता को साक्षी मानकर और फिर अग्नि के माध्यम से उनको दीक्षित किया गया कि हे क्षत्रियों, तुमने जो शस्त्र छोड़े हैं, विदेशी आक्रांता यहां पर आ रहे हैं, शस्त्रों को पुनः धारण करो और इनको खदेड़ो यहां से। उसका अर्थ ये है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है कि साहब अग्निकुंड का सिद्धांत सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इंद्र के वंशज या ब्राह्मणवंशी है या विदेशी है, ये जो विदेशी, ये सारा सब क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये राजस्थान की हिस्ट्री के स्पेशल बैचेस का वीडियो है। पूरा बैच भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।